हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। नीट के प्रिपरेशन में लगे रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल पे 3 तरह के सीरीज चल रहे हैं, आप तीनों सीरीज में एक्टिवली जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आपके मार्क्स नीट 2025 में 100% बढ़ेंगे, ये हमारा गारंटी है। नीट असर्शन रीजन सीरीज भी कंप्लीट होने को है, 2 से 3 चैप्टर ही बचा हुआ है, वो मैं विद इन वीक में आपको दे दूंगा। आप एक एक चैप्टर का एनालिसिस जरूर देखिए, आपके मार्क्स नीट 2025 में 100% बढ़ेंगे, ये हमारा गारंटी है। आज हम बात करेंगे नीट असर्शन रीजन सीरीज में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या है, सर्टेन रूल्स हैं, आप उसको जरूर देख लीजिए एक बार एग्जाम में, ताकि कुछ भी अगर चेंजेस हुए आप उस चेंज के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी तक जो रूल चल रहा है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 1 टिक करेंगे। दोनों सही है बट रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो 2 टिक करेंगे। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, 3 टिक करेंगे, और दोनों रॉन्ग है तो 4 टिक करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन सिकल सेल एनीमिया इज रिजल्टेड ड्यू टू अ ट्रांसवर्जन। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ट्रांसवर्जन की वजह से ही क्या होता है, एराइज होता है, बिल्कुल सही है। जिसमें पायरामिडिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो थाइमिन है आपका, वो एडेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पायरामिडिन किसके द्वारा चेंज हुआ, प्यूरिन के द्वारा। इसी म्यूटेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, ए पायरामिडिन टी इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एडेनिन इन डीएनए सीक्वेंस नॉर्मली कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड। बात बिल्कुल सही है। अगर नॉर्मली हुआ तो क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, तो इसी ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या होगा, वैलिन आता है। लेकिन कब, जब म्यूटेशन हो जाएगा, मतलब सिकल सेल एनीमिया के केस में जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, वैलिन के द्वारा। किस पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे। तो ये बातें भी सही है, और रीजन क्या है यहाँ पे, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए 1 टिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, असर्शन इन ह्यूमन मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन होलोएंड्रिक क्रोमोजोम। होलोएंड्रिक क्रोमोजोम का मतलब क्या है, वाई क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम क्या है, सबसे ये स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम है, इस पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे मिनिमम होता है। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, लार्जेस्ट जीन इज सेक्स लिंक जीन। जो लार्जेस्ट जीन है जिसको क्या कहते हैं, डीएमडी जीन कहते हैं, ड्यूचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन। ये जीन कहां प्रेजेंट होता है, ये जीन एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है, राइट। और ये आपका क्या है, सेक्स लिंक है, ये बातें भी सही है। लेकिन यहां रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, 2। इस डीएमडी जीन के पास लार्जेस्ट जीन है, कितना बेस पेयर होता है, 2400 किलो बेस पेयर होते हैं, यस, इतना ये लॉन्ग होता है। सबसे आपका क्या है, लार्जेस्ट जीन है, एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट देखिए, assertion genes are synthesized artificially or may be isolated and mapped while studying forward genetics। तो देखिए ध्यान से, जीन को सिंथेसाइज किया जा सकता है आर्टिफिशियली, और आइसोलेट भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मैप भी किया जा सकता है, लेकिन फॉरवर्ड जेनेटिक्स मतलब क्या, फिनोटाइप से जब हम जीनोटाइप फाइंड आउट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड जेनेटिक्स कहते हैं। और इस समय जीन की मैपिंग होती है, फिनोटाइप का स्क्रीनिंग होता है, और म्यूटाजेनेसिस होता है, ना कि जीन का सिंथेसिस या आइसोलेशन होता है। तो ये बातें क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। जब फॉरवर्ड जेनेटिक्स कर रहे हैं उस समय जीन को सिंथेसाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए असर्शन रॉन्ग है। रीजन देखिए, द प्रोडक्ट्स ऑफ जीन्स आर अननोन। तो जीन का जो प्रोडक्ट है वो अननोन नहीं होता है, क्या होता है, नोन होता है। बिल्कुल, एक पार्टिकुलर जीन एक पार्टिकुलर प्रोटीन को ही क्या करता है, फॉर्म करता है। तो ये बातें भी क्या हो, गलत हो गया, दोनों गलत है, आंसर क्या होगा, 4th। नाउ नेक्स्ट देखिए, assertion dominant allele influences the appearance of phenotype even in presence of an alternative allele। तो देखिए, जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस हो जाता है कब, जब रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। यहाँ जो अल्टरनेटिव एलील की बात है वो रिसेसिव एलील से रिलेटेड है, तो उसके प्रेजेंस में क्या है, ये अपीयर होता है। ये बात बिल्कुल सही है।
और उसका जो फिनोटाइप, जिस फिनोटाइप के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो फिनोटाइप भी क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे जो फिनोटाइप आता है वो टॉल आता है। यहाँ पे दोनों एलील प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेस कौन हुआ है, कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ, ना कि स्मॉल टी, राइट। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही। रीजन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ डोमिनेंट एलील इज सेड टू बी नॉर्मल और अनमोडिफाइड गिविंग फुल एक्सप्रेशन। तो जो डोमिनेंट एलील का प्रोडक्ट है वो क्या है, नॉर्मल और अनमोडिफाइड है, बिल्कुल सही है। और ये क्या है, फुल एक्सप्रेस होता है, इसकी वजह से क्या है, फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है। ये बात है बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे एसर्शन सही है, रीजन भी क्या सही है, और रीजन क्या है, एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या होगा, 1। एक चीज मैं यहाँ और बताऊंगा, ये जो जीन है, किसी भी जीन के क्या होते हैं, यूजुअली 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जिसको एलील कहते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये दोनों के दोनों क्या है, एलील बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट कुछ न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों अराइज हुआ है, म्यूटेशन की वजह से अराइज हुआ। तो यहाँ पे जो स्मॉल टी है, यहाँ तो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो, या तो एंजाइम क्या नॉन फंक्शनल हो रहा है, राइट। और यहाँ पे बन रहा है एंजाइम, इसीलिए क्या है, कैरेक्टर आपका एक्सप्रेस हो जा रहा है। तो एक ही जीन के क्या है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, सिर्फ चेंज क्या है, कुछ न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, assertion gene controlling starch synthesis in P, so a small degree of pleiotropy। जो जीन स्टार्च का सिंथेसिस करता है पी के केस में, वो स्मॉल डिग्री ऑफ क्या, पीलियोट्रॉपी शो करता है। देखिए पीलियोट्रॉपी का मतलब क्या है, यहाँ पे जीन है एक, लेकिन ये जो कंट्रोल करता है मोर देन 1 कैरेक्टर को, मोर देन 1 कैरेक्टर को कंट्रोल करे, ऐसे जीन को पीलियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो जो जीन स्टार्च का सिंथेसिस करता है वो सीड शेप के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यस, यहाँ जो जीन है ये स्टार्च सिंथेसिस भी करता है और सीड शेप के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पे जीन एक है बट कैरेक्टर क्या 2 है, इसीलिए ये स्मॉल डिग्री ऑफ क्या है, पीलियोट्रोपी शो करता है। ये बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, हेट्रोजाइगस फॉर द जीन एक्सप्रेस लार्ज स्टार्च ग्रेन एज डोमिनेंट बट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट फॉर सीड शेप। ध्यान से देखिए फिर इस पॉइंट को समझने के लिए, मान लीजिए जो जीन है वो बी के द्वारा है, रिप्रेजेंट होता है, तो कैपिटल बी यहाँ सीड शेप क्या होगा, राउंड होता है, और स्टार्च का जो ग्रेन होता है वो क्या है, लार्ज साइज का होता है, राइट। इस केस की बात करें तो सीड शेप क्या राउंड हुआ, लेकिन स्टार्च ग्रेन का साइज क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, ना काफ़ी बड़ा होगा ना ही काफ़ी छोटा होता है। और ये आपका क्या है, रिंकल्ड होता है, और स्टार्च ग्रेन का जो साइज होगा काफ़ी छोटा होगा। सीड शेप के लिए क्या शो करता है, ये नॉर्मल डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप शो करता है, जबकि स्टार्च ग्रेन के लिए क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हुआ है, ये जो केस है वो क्या है, इंटरमीडिएट का केस है। तो यहाँ पे जो एक जीन है जो 2 कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सीड शेप के लिए नॉर्मल डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप शो करता है, और स्टार्च का जो ग्रेन है उसके लिए क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। बातें देखिए, हेट्रोजाइगस फॉर द जीन एक्सप्रेशन लार्ज, तो हेट्रोजाइगस के केस में लार्ज नहीं होगा, कब होगा ये, होमोजाइगस डोमिनेंट के केस में लार्ज होगा। ये बातें गलत हो गई। एज डोमिनेंट बट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट फॉर सीड शेप, तो ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट फॉर सीड शेप नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल डोमिनेंट एंड रिसेसिव है। ये बातें भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पे देखिए एसर्शन सही है, इलेक्ट्रोपिज्म शो हो रहा है, लेकिन रीजन क्या है, रॉन्ग है, इसलिए आंसर क्या होगा, 3rd। और नेक्स्ट देखिए, assertion one bar body is a characteristics of a Nefelter human। नेफेल्टर सिंड्रोम के केस में 2A XXY होता है, ये आपका क्या है, ये जेनेटिक मेकअप है नेफेल्टर ह्यूमन का। इसमें देखिए 2X है, इसका मतलब बार बॉडी क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार बॉडी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो यहाँ पे बार बॉडी की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए 1 बार बॉडी है, नेफेल्टर सिंड्रोम में होता है, बिल्कुल सही। रीजन देखिए,
नेफेल्टर्स आर जेनेटिकली XXY, सही है, और इसकी वजह से क्या है, बार बॉडी हो रहा है, तो दोनों सही है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए 1 टिक करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, assertion height expression in human being is a polygenic inheritance, बिल्कुल सही है। तो हाइट एक्सप्रेशन है ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की तरह कंट्रोल होता है। इसका मतलब क्या है, जीन आपका मोर देन 1 है, बट करेक्टर क्या है, ये कंट्रोल कर रहा है, एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, सिंगल करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। रीजन देखिए, 3 नॉन एलिलिक जीन पेयर्स अफेक्ट द सेम कैरेक्टर द सेम वे। यहाँ जो हाइट के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, मान लीजिए ये जीन के क्या है, एलील है, और यही क्या है, रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, उसके केस में जो कैरेक्टर है, जो फिनोटाइप है, वो डिसाइड होता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील के द्वारा। तो एग्जाम्पल के देखिए, एक ऐसा पर्सन जिसके पास जेनेटिक मेकअप क्या है, ऐसा है, तो उसकी हाइट क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी, ना हाइट काफ़ी ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, ये इंटरमीडिएट होता है हाइट में। ऐसा भी केस हो सकता है, यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ डोमिनेंट कितना है, 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यहाँ भी जो करेक्टर वो क्या इंटरमीडिएट होगा। एक और केस देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी केस क्या होगा, इंटरमीडिएट का होगा। आप कोई भी मेकअप लीजिए, अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील सेम है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील सेम है, तो करेक्टर क्या होगा, सेम ही होगा। ये बोला है 3 नॉन एलिलिक जीन पेयर अफेक्ट द सेम करेक्टर इन सेम वे, बिल्कुल सही है, राइट। तो देखिए यहाँ पे एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1। और नेक्स्ट देखिए, एसर्शन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स एंड कोडोमिनेंस। तो ह्यूमन बीइंग के केस में जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, वो मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, और वो कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। कैसे देखिए, यहाँ पे जो जीन है, वो जीन आपका आई है, इसके क्या है, 3 एलील हैं। यूजुअली क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं, एक आपका आई ए, आई बी, और तीसरा क्या, आई नॉट। तो मल्टीपल एलील्स हैं। कोडोमिनेंस का केस देखिए, जब आई ए और आई बी एक साथ हो, किसी भी ह्यूमन बीइंग में ये जेनेटिक मेकअप है, तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी होता है। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों एलील क्या एक्सप्रेस हो चुके हैं, इसलिए केस क्या है, कोडोमिनेंस का भी है। बात बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, 3 एलील्स प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। 3 एलील शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, 2 ही एलील करता है। कौन, एक ये और एक ये आपका कोई शुगर का प्रोडक्शन नहीं करता है। ये बातें क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एसर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, आंसर क्या होगा, 3rd। नाउ नेक्स्ट देखिए, एसर्शन नॉन डिसजंक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स। जब गैमेटोजेनेसिस होता है, अगर वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हुआ है, उसकी वजह से क्रोमोसोम का जो नंबर है वो गैमेट में कम हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, n-1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, या फिर कहे तो n+1 हो सकता है, n+2 हो सकता है, राइट। नॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसे गैमेट को क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइड गैमेट कहते हैं, बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, दीज म्यूटेशन आर कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। ऐसे म्यूटेशन को क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और ऐसे गैमेट को भी जस्ट मैंने बताया क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडिक गैमेट कहते हैं, और ये म्यूटेशन क्या कहलाएगा, एन्यूप्लॉइडिक कहलाएगा, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन क्या है, एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन क्यों हो रहा है, इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की, इसलिए आंसर क्या होगा, 2। और नेक्स्ट देखिए, एसर्शन ए रेसिप्रोकल क्रॉस कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को डिस्टिंग्विश करने में होता है। क्यों, रेसिप्रोकल क्रॉस की वजह से न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में प्रोजेनी पे कोई चेंज नहीं मिलेगा, प्रोजेनी के कैरेक्टर क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर रेसिप्रोकल क्रॉस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कराते हैं, तो वहाँ प्रोजेनी क्या है, डिफर कर जाते हैं।
तो एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए जो जीन है वो क्या है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट छोटा होगा साइज में, और ये जो फीमेल गैमेट है क्या है, ये काफ़ी बड़ा होता है, और इसका जो जीन है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, राइट। दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो जाइगोट है, इससे जो प्रोजेनी बनेंगे, उसके पास जो करेक्टर आएगा, वो करेक्टर क्या होगा, जो भी जीन आपका यहाँ प्रेजेंट है, यस, उसकी वजह से जो करेक्टर, वो करेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, क्योंकि यहाँ जीन क्या है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अगर आपने क्या किया, ये जो मेल है इसका फीचर इस फीमेल को दिया, और ये जो फीमेल है इसका फीचर इस मेल को दिया, मतलब रिवर्स कर दिया है, तो उस कंडीशन में ये रहा, ये आपका गैमिट है, ये आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके क्या होंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, प्रोजेनी बनेंगे, प्रोजेनी के पास जो करेक्टर होगा, वो करेक्टर कौन सा होगा, देखिए जो यहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, वही करेक्टर क्या होगा, यहाँ पे आएगा, राइट। इसका मतलब ये जो डिसाइड होता है एक सिंगल पेरेंट के द्वारा डिसाइड होता है, ना कि दोनों पेरेंट के द्वारा डिसाइड होता है, इसीलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस कराते ही रिजल्ट क्या डिफर कर जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये असर्शन क्या बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, इट डज नॉट हेल्प टू डिस्टिंग्विश सेक्स लिंक एंड ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, ये हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में, क्या लिखा है, डज नॉट, इसका मतलब ये बातें क्या हो गई, गलत हो गया। कैसे देखिए, जो सेक्स लिंक है, मतलब एक्स लिंक की यूजुअली हम बात करेंगे, यहाँ जो अपने सिलेबस में जो जीन है जो सेक्स लिंक से रिलेटेड है, वो मेनली एक्स से रिलेटेड जीन को ही पढ़ना है। तो जो मेल है और जो फीमेल है, अगर यहाँ पे सेक्स लिंक डिजीज है, मान लीजिए फीमेल को है, तो इससे जो प्रोजेनी बनेंगे, आपको मेल भी बनेंगे और फीमेल भी बनेंगे। तो ये जो फीमेल है अपना करेक्टर किसको पास करेगा, मेल को पास करता है। अगर मान लीजिए फादर अफेक्टेड है, ये किसको पास करता है, डॉटर को पास करता है। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या है, चेंज मिल रहे देखने को, तो ये हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए ऑटोजोमल इनहेरिटेंस है, तो इस तरह का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आपका हेल्प करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस और ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के बीच। तो आपका रीजन क्या है, गलत है, असर्शन सही है, आंसर क्या होगा, थर्ड। नाउ नेक्स्ट देखिए, असर्शन इन टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम के केस में जो फीमेल के पास जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या आपका 2AX0, मतलब 45 क्रोमोजोम होता है, यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, एक एक्स एब्सेंट होने की वजह से क्या है, ये लैक जरूर करता है, ये बातें बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, दे हैव लेस नंबर ऑफ ऑटोजोम्स देन नॉर्मल फीमेल। तो यहाँ पे देखिए ऑटोजोम्स क्या, बिल्कुल नॉर्मल फीमेल की तरह ही है, बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे इसमें कोई चेंजेज नहीं है। 45 है, सिर्फ किस में चेंज आया है, सेक्स क्रोमोजोम में, यहाँ पे एक एक्स नहीं है, इसका मतलब ये बातें क्या हो, गलत होगी। तो देखिए असर्शन सही है, रीजन क्या है, रॉन्ग है, आंसर क्या होगा, थर्ड। नाउ नेक्स्ट देखिए, असर्शन पॉलिएंड्रिक जीन्स आर फाउंड ऑन वाई क्रोमोजोम। जो पॉलिएंड्रिक जीन है वो क्या है, वाई क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। पॉलिएंड्रिक जीन का मतलब क्या है, एंड्रिक वर्ड का मतलब मेल होता है। तो जो जीन मेल कैरेक्टर या मेल नेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या कहते हैं, पॉलिएंड्रिक जीन्स कहते हैं, वो वाई क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है। ये बातें बिल्कुल सही है ह्यूमन बीइंग की। नाउ देखिए, रीजन इनहेरिटेंस ऑफ पॉलिएंड्रिक जीन्स इज ऑलवेज फ्रॉम फादर टू सन। यस, वाई क्रोमोजोम क्या है, मेल में ही होगा, फीमेल में नहीं होता है, इसलिए ये जो ट्रांसफर होता है फादर टू सन होगा। ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए हॉलैंड्रिक मतलब मेलनेस के रिगार्डिंग ऐसा कुछ बताया नहीं है, इसलिए देखिए असर्शन सही है, रीजन भी सही है, आंसर क्या होगा, 2। नाउ नेक्स्ट देखिए, असर्शन ए डायब्रिड ऑलवेज प्रोड्यूसेस 4 काइंड्स ऑफ गैमेट। तो जो डायब्रिड है वो हमेशा 4 काइंड्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए मान लीजिए डायब्रिड है, अगर लिंकेज नहीं है तो ये 4 तरह का गैमेट जरूर बनाएगा, सही है। लेकिन अगर इस डायब्रिड के पास क्या हो, कंप्लीट लिंकेज का केस हो, नॉट इनकम्प्लीट, कंप्लीट लिंकेज का केस हो, तो उस केस में ये जो डायब्रिड है वो 2 ही तरह का गैमेट बनाएगा। यस, कौन कौन, एक आपका देखिए AB, और दूसरा क्या, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा केस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है,
राइट, दो ही तरह का गैमेट बनाएगा, दोनों में से कोई एक केस होगा, डिपेंड करता है इसका कॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम पे किस तरह से वो अरेंज है। यस, कंप्लीट लिंकेज के केस में दो ही तरह के गैमेट बनेगा, लेकिन अगर नॉर्मल केस है तो चार तरह के गैमेट बनेंगे, अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो भी चार तरह के गैमेट बनेंगे। हाँ, इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में पेरेंटल टाइप गैमेट क्या ज़्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, कम बनेगा। जबकि नॉर्मल के केस में क्या है, 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए बातें क्या हो गई, गलत हो गई, ऑलवेज नहीं करेगा। रीजन देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर ऑलवेज फॉलोड ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। ऑलवेज फॉलो नहीं होगा, कब फॉलो नहीं होगा, देखिए ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यस, जब लिंकेज का केस होगा तब ये फॉलो नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, रीजन भी गलत हो गया, असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। आंसर क्या होगा, 4। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेड थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इस एनालिसिस को देखते हैं तो आपके मार्क्स इस चैप्टर से अगर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे, नहीं छूटेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मिलते हैं।